नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की। और दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज की हमारी कहानी दिल्ली शहर के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम अमित है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयानक और डरावनी घटना के बारे में है। वो घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैंने ट्रक ड्राइविंग शुरू की थी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे दिल्ली के लोगों का रोजगार लगभग ज्यादातर कंपनी में नौकरी और दैनिक मजदूर करके अपनी जीविका चलाते थे, और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं। दरअसल हमारे पास इतनी जमीन तो नहीं है कि हम हमारी खुद का कोई व्यापार कर सके, लेकिन हमारे घर का शुरू से ही एक पेशा रहा है जो कि ट्रक ड्राइविंग का है। यानी कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी भी ट्रक ड्राइवर का काम किया करते थे, और उनकी तरह मैं भी एक ट्रक ड्राइवर ही बन गया हूं, क्योंकि मुझे शुरू से ही मेरे पापा की तरह ट्रक चलाने का काफी ज्यादा शौक था, और यही शौक आगे चलकर मेरा पेशा बन गया। अब मैं कहानी को ज्यादा इधर उधर ना घुमाते हुए सीधा उस डरावनी घटना पर लेकर आता हूं, जिस घटना के बारे में आज मैं आपको यह कहानी सुनाने वाला हूं। दरअसल अब मेरे पिताजी की उम्र हो चुकी थी, जिसके कारण रात के वक्त उनको ठीक तरीके से ट्रक चलाने में दिक्कतें होती थी, क्योंकि नजर भी कमजोर हो गई थी और फिर शरीर भी अब काम करना धीरे धीरे कम कर रहा था। इसी वजह से रात के वक्त की जो भी कोई ट्रिप होती थी, उस ट्रिप पर मेरे पिताजी मुझको ही ट्रक देकर भेजते थे। यानी कि उस वक्त हमारा ट्रक चाय के एक बड़े से बागान में लगा हुआ था, और वहां से ट्रक में चाय भरकर हम लोग उसको उन फैक्ट्रियों में पहुंचाने का काम करते थे जहां पर उस चाय को तैयार किया जाता था। और वह सारी की सारी फैक्ट्रियां ही लगभग दिल्ली में ही होती हैं। इसी वजह से बिहार से ट्रक में चाय भरकर मुझको दिल्ली पहुंचाना पड़ता है, और यही काम मेरे से पहले मेरे पिताजी किया करते थे। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिताजी की तो उम्र हो चुकी थी, इसी वजह से उन्होंने धीरे धीरे ट्रक चलाना बहुत कम कर दिया था। वह अगर ट्रक चलाते भी थे तो दिन का कोई छोटा मोटा काम होता था, उसी में ट्रक चलाते थे। रात के वक्त तो उन्होंने ट्रक चलाना बिल्कुल ही कम कर दिया था, क्योंकि सड़क पर हेडलाइट की रोशनी में उनसे ट्रक नहीं चलाया जाता था, क्योंकि उनकी आंखें काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। अब एक दिन की बात है, शाम के वक्त लगभग 8 बजे के टाइम पर मैं उस चाय के बागान से अपना ट्रक लेकर निकला था, और आज मुझे उस चाय को दिल्ली पहुंचाने के बजाय कहीं और ही पहुंचाना था, क्योंकि माल की सप्लाई की डिमांड किसी और जगह से थी, और जिस जगह से सप्लाई की डिमांड थी उस जगह पर पहुंचाने के लिए मुझे मैलानी के उन लंबे लंबे पेड़ों वाले जंगलों से होते हुए गुजर कर जाना था। इसी वजह से रात के वक्त मेरे पिताजी मुझे अकेला नहीं भेजते हैं, बल्कि मेरे साथ मेरे मामा का ही एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। तो राहुल को मेरे पिताजी ने उस रात माल की डिलीवरी करने के लिए मेरे साथ भेज दिया था। अब मैं तो ट्रक चला रहा था और राहुल मेरे बगल में ही सीट पर बैठा हुआ था, और हम दोनों भाई आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। अब कहानी को आगे सुनाने के बजाय मैं आप लोगों को थोड़ा कहानी में पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आगे की कहानी को सुनने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे का कुछ जानना बेहद जरूरी है। दरअसल जिस चाय के बागान में हमने हमारा ट्रक लगा रखा था, उस चाय के बागान में मेरे पिताजी को ट्रक लगाए हुए लगभग 20 साल का समय हो चुका था। ऐसे में उस चाय के बागान में काम करने वाले सभी मजदूरों से हमारी अच्छी खासी जान पहचान थी। उस चाय के बागान में लगभग 20 से 25 औरतें काम किया करती थीं, और उन सभी औरतों से मेरी काफी अच्छी खासी जान पहचान थी। जब भी मैं उस चाय के बागान में अपने ट्रक में चाय भरने के लिए जाता था, तो जब मजदूर ट्रक में चाय भर रहे होते थे तो उस वक्त में उन औरतों से बातें किया करता था। और उन्हीं औरतों में एक औरत थी जिसका नाम सालिनी था। सालिनी दरअसल एक अधेड़ उम्र की औरत थी, जिसको मैं हमेशा ही सालिनी चाची कहकर पुकारता था। मैं सालिनी चाची से ज्यादा बात नहीं किया करता था, क्योंकि उनके बारे में
उनके साथ में काम करने वाली दूसरी औरतों का कहना था कि वह तंत्र मंत्र और काले जादू का काम किया करती है। यानी कि इस चाय के बागान में चाय की पत्तियां तोड़ने के अलावा वह औरत काले जादू को सीखने का काम भी कर रही थी। और उसके साथ काम करने वाली औरतों का कहना था कि उसको ऐसा करते हुए आज लगभग 4 से 5 साल का समय हो चुका है। उसकी एक छोटी सी लड़की है जो काफी ज्यादा बीमार रहती है। उस औरत ने उस लड़की को बड़े से बड़े अस्पताल में दिखा लिया था, लेकिन उस लड़की को जो बीमारी थी उसके बारे में किसी भी डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और उसकी लड़की धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से अंदर की तरफ गड़ चुकी थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अब यह शायद थोड़े ही दिनों की मेहमान है। जब डॉक्टर से पार नहीं पड़ी तो फिर शायद शालिनी किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गई जिसने उसको काले जादू के बारे में बताया। उसने उसको पूरी तरीके से इस चीज के लिए भ्रमित कर दिया कि तुम काले जादू से अपनी लड़की को ठीक कर सकती हो। अब क्योंकि शालिनी चाची अपनी लड़की से काफी ज्यादा प्रेम करती थी, इसी वजह से वह अपनी लड़की के लिए कुछ भी कर सकती थी, जिसके चलते उन्होंने काला जादू सीखना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी इस चीज के बारे में पता चल गया कि शालिनी काला जादू करती है, जिसके कारण धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे। क्योंकि उसके पड़ोसियों का ऐसा कहना था कि वह रात के वक्त जंगल की तरफ जाती है, और जब वह जंगल की तरफ जाती है तो उसके जंगल में जाने के बाद जंगल की तरफ से एक औरत की काफी तेज चिल्लाने की और रोने की आवाज सुनाई देती है। अब लोगों को यह तो समझ में नहीं आता था कि वह आवाज शालिनी की ही थी या फिर किसी और औरत की, लेकिन शालिनी हमेशा रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच में जंगल की तरफ जाती थी और जाते वक्त वह अपने हाथ में एक दिया जलाकर लेकर जाती थी। धीरे धीरे शालिनी का स्वभाव भी काफी ज्यादा सख्त होता जा रहा था। इस काले जादू और तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने से पहले वह सभी लोगों से काफी अच्छी तरीके से बात किया करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों से बात करने का उसका तरीका काफी ज्यादा सख्त होता जा रहा था। जब भी कोई उससे कुछ पूछने की या बात करने की कोशिश करता था तो वह उससे अजीब तरीके से राते हुए बात करती थी। चाय के बागान में भी जब वह काम पर आती थी तो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती थी, ज्यादा किसी से बातें नहीं किया करती थी। लेकिन पता नहीं, जब कभी भी मैं तो उससे बात करने की कोशिश करता था तो मुझसे तो वह काफी अच्छी तरीके से बात किया करती थी, जैसा बाकी के लोग बताते थे कि वह बोलते ही घुर्राती हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी लड़की की तरह ही शालिनी का शरीर भी कमजोर होने लगा था, क्योंकि शायद जो बीमारी शालिनी की लड़की को थी अब वह उसके भी लग चुकी थी, और उसके साथ ही शायद शालिनी उस काले जादू को करने में भी सफल नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से जिस चीज पर वह काला जादू कर रही थी उस चीज पर होने के बजाय उसका वह तंत्र मंत्र और काला जादू उसके खुद के ऊपर ही हावी होने लगा था, जिसके चलते धीरे धीरे उसका शरीर इतना बुरी तरीके से बिगड़ गया था कि रात को तो छोड़ो, दिन के वक्त भी अगर कोई उसको देख ले तो डर के मारे सहम जाए, क्योंकि उसकी शक्ल धीरे धीरे किसी डायन या चुड़ैल की तरह हो गई थी। यानी कि उसकी आंखें उसकी लड़की की तरह ही पूरी तरीके से अंदर गड़ चुकी थी, और साथ ही उसकी आंखों के चारों तरफ काले काले धब्बे बन गए थे। इसके साथ ही उसके चेहरे पर अजीब तरह के लाल और काले छोटे छोटे धब्बे हो गए थे, जिनके चलते उनका चेहरा काफी ज्यादा डरावना लगने लगा था। और इसके साथ ही उनके जो सिर के बाल थे वह भी झड़ने लगे थे। अब उन दोनों मां बेटियों को देखकर लोगों को ऐसा लगने लगा था कि यह शायद अब थोड़े ही दिनों की मेहमान है। लेकिन इतनी ज्यादा हालत खराब होने के बावजूद भी शालिनी ने अपना वो काला जादू वाला काम बंद नहीं किया था। उसे ठीक तरीके से चला भी नहीं जाता था, लेकिन फिर भी वो रोज रात को उठकर अपने हाथ में दिया जलाकर जंगल की तरफ जाती थी। लेकिन लोगों का कहना था कि शालिनी ने तंत्र मंत्र और काले जादू में इतनी तो सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि जब रात को वह जंगल की तरफ जाती थी तो वह चलकर नहीं जाती थी, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना था कि जब भी वह जंगल की तरफ जाती थी तो उसके पैर हवा में ऊपर की तरफ उठे हुए होते थे। यानी कि वह जमीन से लगभग 3 से 4 इंच ऊपर रहती थी और हवा में उड़ते हुए ही जंगल की तरफ जाती थी। हालांकि उसके पड़ोसियों के अलावा इस चीज को किसी और ने नहीं देखा था, लेकिन जिस किसी ने भी देखा था उसका यही कहना था कि उसने काले जादू में इतनी महारत हासिल कर ली है
कि अब उसको कहीं पर भी चलकर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह किसी डायन की तरह कहीं पर भी पहुंच सकती है। लेकिन फिर मेरा यह सोचना था कि अगर उसने काले जादू में इतनी ही महारत हासिल कर ली है तो फिर वह अपने आप को और अपनी लड़की को ठीक क्यों नहीं कर पा रही है। लेकिन शायद शालिनी चाची अभी भी उस कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी यह आशा निराशा में बदलती जा रही थी और एक दिन कुछ वैसा ही होता है जिसका लोगों को डर था। दरअसल एक दिन सुबह सुबह के वक्त एक आदमी जंगल की तरफ से गांव की तरफ दौड़ता हुआ आता है और वह दूर से ही जोर जोर से चिल्लाते हुए आ रहा था। वह गांव के लोगों को आवाज लगाते हुए आ रहा था। जब गांव के लोगों ने उससे इस तरीके से चिल्लाने का कारण पूछा तो वह काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो उस वक्त इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वह अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल पाता है, पर वह जंगल की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए सिर्फ इतना ही कह पाता है कि वह शालिनी इतना सुनते ही लोगों को शक हो गया था कि शायद आज जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उसके साथ में जंगल में जाते हैं और जब वह आदमी के साथ में जंगल में जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि जंगल में काफी अंदर जाने के बाद, यानी कि काफी गहरे जंगल में जाने के बाद, जंगल में एक जगह पर झाड़ियों के पीछे एक जगह पर तंत्र मंत्र और काले जादू के करने का आसन बना हुआ है और वहां पर वह सारी चीजें रखी हुई हैं जो कि तंत्र मंत्र और काले जादू को करते टाइम काम में आती हैं। और उन्हीं चीजों के पास में शालिनी और उसकी लड़की की वो सुखी हुई लाश पड़ी थी। शायद उनको वहां पर पड़े हुए 4 से 5 दिन का वक्त हो चुका था, लेकिन जिस हालत में उन दोनों की लाश वहां पर पड़ी थी कि उसको देखकर सभी की रूह कांप गई थी। क्योंकि जब लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो उनको दिखाई देता है कि शालिनी की लड़की की लाश कटी हुई वहां पर पड़ी है और उसकी जो सिर की मुंडी है वो उस तंत्र मंत्र की साधना करने के लिए जो बनाया गया था उसके बीचों बीच रखी हुई है और उसके बगल में ही उसकी मां यानी कि शालिनी की भी लाश पड़ी हुई है। लेकिन शालिनी की लाश तो सही सलामत थी, पर उन्होंने भी अपने हाथ के एक अंगूठे को काट रखा था। शायद उन्होंने जानबूझकर उस अंगूठे को काटा था और यह सब शायद किसी बलि देने के चक्कर में हुआ था। लेकिन फिर गांव वाले उनकी उस लाश को भी वहां से उठाने से डरते हैं, क्योंकि सभी लोगों को यह लग रहा था कि यह कोई बहुत बड़ा काला जादू किया गया है और अगर जो कोई भी उनकी लाश को छुए तो उसके साथ भी कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसी वजह से कोई भी उनकी लाश को वहां से उठाकर नहीं लाता है और ना ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी कि सभी लोग उनकी मरी हुई लाश को वहीं पर छोड़कर वापस गांव की तरफ आ जाते हैं। अब गांव में इस बात का सभी लोगों को पता था कि शालिनी और उसकी लड़की की लाश जंगल में पड़ी हुई है, लेकिन लोगों का सोचना था कि जरूर उनको कोई ना कोई जंगली जानवर खा जाएगा। लेकिन फिर थोड़े ही दिनों बाद जंगल की तरफ से हवा के झोंकों के साथ एक दुर्गंध आने लगी, यानी कि एक बहुत ही खराब और गंदी स्मेल जंगल की तरफ से गांव में आने लगी थी, जिसके कारण गांव में रहने वाले लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। जब यह चीज सभी लोगों को महसूस होती है तो उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह दुर्गंध जरूर शालिनी और उसकी लड़की की उस लाश में से ही आ रही है। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जंगल में जाकर उनकी लाश को जला दें या फिर कहीं पर दफना दें। सभी लोग यही तय कर लेते हैं कि कुछ दिनों तक हम लोग इसी दुर्गंध में रह लेंगे, लेकिन कोई भी जंगल में जाकर उनकी उस लाश को हाथ नहीं लगाएगा। जब यह सब कुछ हुआ था तो उस वक्त मैं भी जंगल में शालिनी और उसकी लड़की की लाश को उन गांव वालों के साथ देखने गया था, क्योंकि जिस वक्त वह आदमी दौड़ते हुए गांव की तरफ आया था उस वक्त मैं भी उसी गांव के बगल में जो बागान था उसमें अपना ट्रक लेकर खड़ा हुआ था। और जब वह बात पूरे गांव में आग की तरह फैली तो उस चाय के बागान में काम करने वाली औरतें भी वहां से दौड़कर जंगल की तरफ उन गांव वालों के साथ शालिनी और उसकी लड़की की लाश को देखने गई थी। उसी वक्त मैं भी उनके साथ चला गया था। उस दिन उन दोनों की लाश की वह हालत देखकर कई बार मेरी नजरों के सामने वो नजारा आ जाता था, पर उसको याद आते ही मैं काफी ज्यादा डर जाता था। इसी वजह से मैं कोशिश करता था कि मैं उस नजारे को याद ही ना करूं। लेकिन आज शायद ट्रक लेकर जाते वक्त मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल दिल्ली से मुझे जिस जगह पर उस चाय की डिलीवरी करके आनी थी उस जगह पर जाने के लिए मुझे उसी गांव के बगल से
और उसी जंगल के अंदर से होते हुए जाना था जिस जंगल में उस दिन शालिनी और उसकी लड़की की लाश मिली थी, क्योंकि जो सड़क थी वह उसी जंगल के बीचों बीच होते हुए जाती थी। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैलानी का जो जंगल है वह कोई समतल धरातल पर तो है नहीं, बल्कि उस जंगल में पहाड़ी नुमा सड़क है और बीच में बस कुछ जगह पर ही समतल जंगल है। तो उस रात मैं और मेरे मामा का लड़का राहुल आपस में बातें करते हुए अब बिहार से निकल चुके थे और हमारा ट्रक लगभग 60 से 70 की स्पीड में उस सड़क पर चल रहा था, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था। इसी वजह से सड़क पर इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, जिसके चलते हम लोग काफी तेज रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उस वक्त हम लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज हमारी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हम लोगों के साथ एक ऐसा डरावना हादसा होने वाला है जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल अब बिहार से निकलकर हम लोग उस गांव के पास में पहुंच चुके थे जो गांव शालिनी चाची का था, और अब उस गांव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे से ही वह जंगल स्टार्ट होने वाला था। और उस जंगल के स्टार्ट होने के बाद में हम लोगों को लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता उस जंगल से होकर तय करना था। इसी वजह से मैं मेरे मामा के लड़के राहुल से कहता हूं कि राहुल, अपनी नजरों को चारों तरफ गढ़ा कर रखना, क्योंकि यह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जब श्याम मेरे से पूछता है कि इस जंगल को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, तो मैं उसको कहता हूं कि इस वक्त मैं तुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने अब इस जंगल से गुजरते हुए उन सब चीजों के बारे में तुझे बताया और उनके बारे में बातें की, तो हो सकता है वह चीजें उन बातों को कहीं से सुन ले और हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन शायद मेरे द्वारा उन बातों को कहने से पहले ही कोई उस जंगल में बैठा मेरे आने का इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में मुझे जरा भी भनक नहीं थी। अभी मैं अपने ट्रक को लेकर उस जंगल से गुजर ही रहा था कि तभी अचानक से ही उस जंगल में एक जगह से गुजरते हुए मेरे ट्रक की हेडलाइट की जो रोशनी थी वह झप झप करने लगती है। जब वह इस तरीके से झप झप करती है तो मैं एक बार ट्रक की हेडलाइट की रोशनी को बंद करके फिर से चालू करता हूं, और ऐसा करने पर वह ठीक तरीके से वापस चालू हो जाती है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह फिर से झप झप करती है और फिर बंद हो जाती है। जैसे ही वह बंद होती है तो एक बार में फिर से मैं उसको बंद करके चालू करता हूं, तो फिर से वह ठीक हो जाती है। अब यह सब लगभग 4 से 5 बार होता है। जैसे ही यह चीज होती है तो राहुल मेरी तरफ अजीब तरीके से घबराते हुए देखता है। उस वक्त मुझे उसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। अब क्योंकि वह मेरे से उम्र में छोटा था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं भी इसके सामने डरने लगूंगा तो मुझको डरता हुआ देखकर यह तो और भी ज्यादा डर जाएगा। इसीलिए मैं उसे थोड़ा हिम्मत देते हुए कहता हूं कि अरे, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ वायर की खराबी होगी, इसी वजह से यह लाइट ऐसा कर रही है। लेकिन फिर कुछ दूर चलने के बाद में तो लाइट को बंद करके चालू करने पर भी वह वापस चालू नहीं हो रही थी, और अब हमारी ट्रक के सामने बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। अब ऐसे अंधेरे में ट्रक को चला पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसी वजह से मैं उस सुनसान जंगल में उस सड़क के किनारे हमारे ट्रक को रोक देता हूं। ट्रक को उस सड़क पर रोकने के बाद मैं और राहुल ट्रक से नीचे उतरते हैं। अब हम लोग हमारे मोबाइल की रोशनी में ट्रक के नीचे जाकर उसकी जो वायरिंग थी उसको चेक करने लगते हैं कि कहीं से कुछ वायर की मिस्टेक तो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये लाइट इस तरीके से बंद हो गई है। अभी हम लोगों को ट्रक के नीचे घुसे हुए लगभग 2 से 4 मिनट का ही समय हुआ था कि तभी अचानक से ही मुझे और राहुल को किसी औरत के अजीब तरीके से हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब पहली बार हमें वह आवाज सुनाई देती है तो उस वक्त तो मैं भी उस आवाज को नजरअंदाज कर देता हूं, और राहुल भी शायद उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है, या फिर वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दी थी और राहुल को सुनाई नहीं दी थी। लेकिन जब वह आवाज फिर से आती है तो मेरे से पहले ही राहुल मुझसे कहता है कि अरे भैया, आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? तो मैं उससे कहता हूं कि यार, आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन इस सुनसान जंगल में इस तरह की आवाज का आना शायद हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके इस वायर को ठीक करके इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग इस वक्त रुके हुए हैं उस जगह के बारे में ऐसा माना जाता है कि जंगल में इस जगह पर लोगों के द्वारा काला जादू किया जाता है,
यानी कि जो भी काले जादू की क्रियाएं होती हैं वह जंगल के इसी हिस्से में की जाती हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी यह सुना होगा कि इंडिया में अगर काले जादू का कोई सबसे बड़ा हब है तो वह मैलानी को ही माना जाता है। और मैलानी में भी एक गांव है जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि काले जादू के लिए कितना ज्यादा मशहूर है। अब राहुल ट्रक के नीचे घुसकर उस वायर को ठीक कर रहा था और मैं भी ट्रक के नीचे घुसकर उसके पास में बैठा उसको मोबाइल से रोशनी दिखा रहा था कि तभी अचानक से ही मुझको हमारी ट्रक के बगल से ही एक पायल की आवाज सुनाई देती है। और वह आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कोई औरत हमारी ट्रक के बगल से ही चलकर जा रही हो। जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई देती है तो जिस तरफ से मुझे वो आवाज आती है मैं उस तरफ देखता हूं और राहुल को मोबाइल से रोशनी दिखाने की बजाय मैं अपने मोबाइल की रोशनी को भी उस तरफ डालता हूं जिस तरफ मैं देख रहा था। पर जैसे ही मैं उस तरफ मोबाइल की रोशनी डालता हूं तो ट्रक के नीचे बैठे वक्त मुझे किसी औरत के पैर उस सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं। मुझे दिखाई देता है कि वो पैर किसी साधारण औरत के पैर नहीं थे, बल्कि वो तो किसी हैवान औरत के पैर थे। उन पैरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई डायन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ पैरों को देखकर ही इतना अंदाजा कैसे लगा सकता हूं कि वह किसी डायन के पैर हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने उन पैरों की तरफ अपने मोबाइल की रोशनी डाली तो मुझे दिखाई दिया कि वह पैर पूरी तरीके से साइड में से लाल लाल चीज से रंगे हुए हैं, जैसे कि उन पैरों पर कोई रंग लगा हुआ हो या फिर वह कोई खून था। लेकिन इसके साथ ही मुझे दिखाई देता है कि उन पैरों की जो उंगलियां और अंगूठे थे उनके नाखून इतने लंबे लंबे थे कि इतने लंबे नाखून तो शायद किसी जानवर के भी नहीं होते हैं। उन नाखूनों को देखकर मैं सोचता हूं कि कोई भी साधारण औरत कभी भी अपने नाखून इतने लंबे लंबे नहीं रखेगी। उस चीज को देखते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। लेकिन उस वक्त उसने अपने पैरों में काफी मोटी पायल पहन रखी थी और उन पायलों को देखकर मुझे किसी का हुलिया ध्यान में आ रहा था। जैसे ही मुझे किसी का वो हुलिया ध्यान में आता है, यानी कि किसी शख्स की याद आती है, तो उस शख्स की याद आते ही मैं तुरंत राहुल से कहता हूं कि फटाफट ट्रक के नीचे से निकल और जितना जल्दी हो सके ट्रक के केबिन में बैठ। यह कहते ही हम दोनों सरपट सिसकते हुए ट्रक के नीचे से निकलते हैं और ट्रक के केबिन में चढ़ने लगते हैं। लेकिन जिस वक्त मैं ट्रक के केबिन में चढ़ रहा था उस वक्त मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई मुझे पीछे की तरफ खींचकर सड़क पर नीचे गिराना चाह रहा है। यानी कि उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से यह महसूस हुआ था कि कोई मुझे ट्रक में चढ़ने से रोक रहा है। शायद किसी ने पीछे से कमर के पास में से मेरी शर्ट को पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त मैं इतना जल्दी में था कि मैं फटाक से ही ट्रक के केबिन में बैठ गया। लेकिन ट्रक के केबिन में बैठने के बाद जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया तब मुझे वह चीज ध्यान में आती है कि चढ़ते वक्त किसी ने मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश की थी। अब वह चीज ध्यान में आते ही मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं और मेरी घबराहट मेरे बगल में बैठ मेरे छोटे भाई राहुल को साफ साफ नजर आ रही थी। मुझको इस तरह से घबराते हुए देखकर वह भी काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन उस वक्त मैं ट्रक को तुरंत वहां से स्टार्ट करता हूं और हेडलाइट को चालू करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी चालू नहीं हो रही थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि आज चाहे यह ट्रक की लाइट जले या ना जले, लेकिन मुझे किसी भी हालत में इस जगह पर नहीं रुकना है। इसी वजह से मैं तुरंत बिना लाइट के ही ट्रक को जितना भी मुझे सामने की तरफ दिखाई दे रहा था उतने में ही ट्रक को चलाने लगता हूं। अब क्योंकि मेरी आंखों के सामने कोई उजाला नहीं था, इसी वजह से मैं ट्रक को थोड़ा धीरे धीरे चलाते हुए ही उस सड़क से लेकर जा रहा था। अब हम लोग उस जंगल में बिल्कुल बीचों बीच आ चुके थे, यानी कि उस जंगल से निकलने का लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता था। तो अब हम लोग लगभग 8 से 9 किलोमीटर तक उस जंगल के अंदर आ चुके थे। अभी मैं उस अंधेरे में ही धीरे धीरे अपने ट्रक को चलाते हुए उस सुनसान सड़क से लेकर जा रहा था कि तभी अचानक से ही एक घुमाव में जैसे ही मैंने ट्रक को घुमाया और सामने की तरफ जब मेरी नजर गई तो उस घुमाव में ट्रक को घुमाते ही मुझे दिखाई देता है कि सामने की तरफ एक चौराहा आया है। यानी कि उस जंगल में एक चौराहा बना हुआ है और उस चौराहे पर उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था उसको देखते ही मेरी हालत खराब हो जाती है। एक पल के लिए तो मेरे दिमाग में आता है कि जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है आगे निकल जाऊं,
यानी कि उस वक्त उस चौराहे के ऊपर से ही जो कुछ भी वहां पर था, मेरे दिमाग में आगे निकलने के विचार आ गए थे। लेकिन फिर पता नहीं कैसे अचानक से ही मेरा पैर ब्रेक पर चला जाता है और उस चौराहे के पास में जाकर ट्रक अचानक से ही वहां पर रुक जाता है। अब उस वक्त जो कुछ भी चौराहे पर हो रहा था, उसको देखते ही मेरे बगल में बैठा हुआ राहुल तो डर के मारे थर कांपने लगा था। दरअसल जैसे ही हम लोग उस चौराहे के पास में पहुंचे तो हम लोगों को दिखाई देता है कि उस चौराहे की बिल्कुल बीचों बीच ठीक उसी तरह का तंत्र मंत्र और काले जादू के करने का एक आसन बना हुआ है, जिस तरीके का आसन आज से कई महीने पहले, उस वक्त जब शालिनी चाची की मौत हुई थी और हम लोग जंगल में उनकी लाश को देखने गए थे, उस वक्त वहां पर जिस तरीके का वह काले जादू और तंत्र मंत्र करने का आसन बना हुआ था, उसी तरह का अब इस वक्त उस चौराहे के बीचों बीच बना हुआ था। और उसके पास में ही एक औरत थी जो कि वहां पर बैठकर कुछ साधना कर रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह वहां पर कोई काला जादू कर रही है, लेकिन उस वक्त वह जिस तरह की हरकतें कर रही थी, उसको देखकर हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे। दरअसल उस औरत के सिर के बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे और वह बार बार अपने सिर को वहां उस चौराहे के बीच में पटक रही थी, जिसकी वजह से उसके जो लंबे लंबे सिर के खुले हुए बाल थे वो बार बार इस तरीके से हो रहे थे कि उसको देखकर कोई भी डर के मारे सहम जाए। और उस वक्त हमारी भी हालत कुछ इसी तरह की हो रही थी। लेकिन फिर पता नहीं मेरे छोटे भाई राहुल को क्या होता है, वह अचानक से ही ट्रक के केबिन से फाटक को खोलकर नीचे उतरने लगता है। जब वो नीचे उतर रहा था तो काफी हड़बड़ा हुए उतर रहा था। मैं उसको कई बार रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो वहां पर नहीं रुकता है। शायद उसको उस वक्त ऐसा लगा था कि अगर वो ज्यादा देर तक यहां पर रुका रहा तो मारा जाएगा। इसी वजह से वह ट्रक के केबिन से नीचे उतरकर ट्रक के पीछे की तरफ वापस रास्ते पर, जिस तरफ से हम लोग आए थे, उस तरफ दौड़ने लगता है। अब उसको वहां पर उस तरीके से दौड़ते हुए देखकर मैं उसे कई बार आवाज लगाता हूं, लेकिन जब मैं उसको आवाज लगा रहा था तब वह औरत बिल्कुल भी हमारी तरफ नहीं देख रही थी। वह सिर्फ अपने उस काम में लगी हुई थी, यानी कि अपने काले जादू की साधना करने में लगी हुई थी। इसी वजह से मैं भी मौका पाकर राहुल के पीछे पीछे दौड़ने लगता। अभी हम लोग दौड़ते दौड़ते जा ही रहे थे कि अचानक से ही मेरे आगे आगे दौड़ता हुआ राहुल रुक जाता है और वहां पर रुककर वह सामने की तरफ देखने लगता है। उस वक्त मैं भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था और उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह अचानक से रुकता है तो मैं सोचता हूं कि अभी तो यह इतना तेज दौड़ रहा था, तो फिर अचानक से ही क्यों रुक गया। जैसे ही मैं उसके पास जाकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अभी जिस तरह का नजारा हम लोग पीछे की तरफ छोड़कर आए थे, उसी तरह का नजारा अब यहां पर हो रहा था। यानी कि हमारी आंखों के सामने उस सड़क पर वही औरत बैठी हुई थी और उसी तरीके से वह सारी साधना कर रही थी। लेकिन इस बार यहां पर तो कोई चौराहा भी नहीं था। तभी मैं सोचता हूं कि यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस औरत को हम लोग अब भी 1 से 2 मिनट पहले ही पीछे की तरफ छोड़कर आए हैं, वह हमारे से पहले ही यहां पर कैसे आ सकती है। लेकिन फिर अचानक से ही वह औरत उस जगह से उठती है और अजीब तरीके से उछलते हुए उस काले जादू के लिए उसने जो आसान बना रखा था उसके चारों तरफ दौड़ने लगती है। और दौड़ते वक्त वह अजीब तरीके से जोर जोर से तालियां बजा रही थी। लेकिन उस वक्त उसके जो सिर के खुले हुए बाल थे वह उसके चेहरे पर आए हुए थे, जिसकी वजह से मुझे उसका चेहरा ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। और उस वक्त रात का टाइम था तो अंधेरा भी काफी ज्यादा था। इस वजह से अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक से दौड़ते दौड़ते ही वह रुक जाती है और फिर हम लोगों की तरफ देखकर कहती हैं कि आ गया तू, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तूने मुझे कितना इंतजार करवाया है। और यह चीज कहते हुए वह अजीब तरीके से किलकारियां मार मार कर हंसने लगती हैं। उसका यह रूप देखकर हम लोग वहां पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी अचानक से ही श्याम को पता नहीं क्या होता है कि वह सड़क पर नीचे गिर जाता है और हवा में ही अपने आप ही वह उस औरत के पास में पहुंच जाता है। जब वह हवा का झोंका शाम को उस औरत की तरफ लेकर जाता है तो उस हवा के झोंके के साथ ही उस औरत के चेहरे पर सामने की तरफ जो लंबे लंबे बाल आए हुए थे वह ऊपर उठने लगते हैं। और जैसे ही वह बाल ऊपर उठने लगते हैं तो मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है। और जैसे ही मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है
मैं इतना ज्यादा डर जाता हूँ कि डर के मारे मेरे वहीं पर पेंट में ही पेशाब आ जाती है, क्योंकि चेहरा मेरा काफी ज्यादा जाना पहचाना था। लेकिन उस चेहरे को देखकर मेरे इतने ज्यादा डरने की वजह यह थी कि जिस शख्स का वह चेहरा था, वह शख्स काफी दिनों पहले मर चुका था। यानी कि वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि शालिनी चाची का ही था। मतलब उस वक्त मेरी आंखों के सामने शालिनी चाची खड़ी हुई थी, जो आज से कई दिन पहले मुझे उस जंगल में मरी हुई मिली थी।